सो लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में. सो हाई ऑल, दिस इज नरवंत पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो जानेंगे इस वीडियो में कैसे हम 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, जो कुछ हमने लास्ट वीडियो में सीख रखा है. सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन खेलेंगे सीरीज़. लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड, अगर आप मेरे वीडियोज़ रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे. साथ ही साथ आप इस तरीके से कोई भी वीडियो को मिस आउट नहीं करेंगे. सही है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आ रहा है वो है व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द गिवन एरिया. तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है. सही है. जहाँ पे मेरा एक डिस्क मुझे दिख रहा है जिसका रेडियस आर है, और वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज़ एट 30 डिग्री फ्रॉम द डिस्क. सही है. सो फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला मुझे पता है वो है फाई इज इक्वल्स टू EA cos थीटा. सही है. तो ये फॉर्मूला मुझे पता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट अप करनी है एंड आई विल गेट माय आंसर. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है? E दे रखी है, तो E की जगह हम E ही रखेंगे. ठीक है. फिलहाल मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ. डायरेक्शन ऑफ कोर्स मैं नहीं निकाल सकता बिकॉज फाई इज़ अ विच इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. सही है. चलो ए क्या है? ए इज़ द एरिया. अब इस पूरे डिस्क का एरिया कितना होगा? मैग्नीट्यूड के टर्म्स में मैं बात करूँ तो दिस विल बिकम पाई आर स्क्वायर. ठीक है. जो एरिया होता है नॉर्मली. यहाँ पर आएगा कॉस थीटा. थीटा की जगह मैंने 30 डिग्री डाल देना चाहिए. सही है. नहीं, सही नहीं है. क्यों सही नहीं है? क्योंकि थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, है ना. तो ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी बार लास्ट लेक्चर में इसके ऊपर एम्फसाइज़ किया था कि जो थीटा है दैट इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. यहाँ पर 30 डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में बन रहा है या डिस्क के बीच में बन रहा है ना. हाउएवर अगर मैं यहाँ पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करूँ तो एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा, है ना. और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 90 - 30 दैट इज़ 60 डिग्री, है ना. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री नहीं होगी, इंस्टेड 60 डिग्री होगी, है ना. तो ये कॉस 30 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कॉस 60 डिग्री. सही है क्या? सो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी. आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल नहीं यूज़ करेंगे, क्यों 30 डिग्री यूज़ करने से मेरा आंसर गलत हो जाएगा, और क्यों हम 60 डिग्री का एंगल ही यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं. सही है. बस इसी के साथ सवाल ख़त्म हो चुका है. यहाँ पे आएगा E पाई आर स्क्वायर, और कॉस 60 कितना होता है 1/2. तो ये मेरा आंसर बन गया फाई इज इक्वल्स टू E पाई आर स्क्वायर बाई 2. सही है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक थी इसमें, दैट इज़ टू आइडेंटिफाई कि थीटा एंगल क्या होगा, है ना. बहुत बार हम लोग आउट ऑफ रिफ्लेक्सेस ऐसे क्वेश्चंस को देखकर डायरेक्टली 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल देते हैं, और उस केस में आंसर गलत हो जाता है. डेफिनेटली ऐसी गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं, और इसीलिए ये जो आंसर अगर आप cos 30 यूज़ करके सॉल्व करते तो जो आंसर आता वो डेफिनेटली एक ना एक ऑप्शन होता जिसको आप बड़े कॉन्फिडेंटली टिक करके आगे बढ़ जाते, लेकिन वो आपका आंसर गलत हो जाता. सही है. तो इसलिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जिनको आपको ध्यान रखना है. कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, अगर आपने कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली समझ रखी है तो ये सॉल्व करना बड़ा आसान है, कोई इसमें डिफ़िकल्ट बात नहीं है. सही है. आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ. यहाँ पर मुझे एक क्यूब दे रखा है ना, जिसका साइड ए है, और इसको एग्जैक्टली ओरिजिन पे प्लेस किया गया है. मतलब इसका जो एक कॉर्नर है, एक जो वर्टेक्स है, वो एग्जैक्टली ओरिजिन पे रखा हुआ है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है E0 आई कैप. अब E0 आई कैप का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड E0 है, और आई कैप इज़ रिप्रेजेंटिंग कि ये अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में डायरेक्टेड है ना. तो एक्स डायरेक्शन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टेड है. करेक्ट है. तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कैसे हम इस क्यूब को देखकर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन को देखकर सिचुएशन को विजुअलाइज कर सकते हैं. सही है. हो सकता है ये डायग्राम आपको ना दिया जाता, आपको सिर्फ और सिर्फ सवाल में बस ये बोल दिया जाता कि वर्टेक्स ओरिजिन पे रखा गया है, एक क्यूब है और E0 आई कैप इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो आपको ये क्वेश्चन पढ़कर ये सिचुएशन को विजुअलाइज करना आना चाहिए, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे ये डायग्राम समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया, अब मुझे सवाल में पूछा गया फ्लक्स थ्रू ईच फेस एंड थ्रू द एंटायर क्यूब. तो फॉर ईच फेस के लिए मुझे पूरे 6 फेसेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और एंटायर क्यूब के लिए पूरे 6 फेसेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड करना होगा. करेक्ट है. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो बात समझो कि टोटल 6 फेसेस हैं, है ना. 6 फेसेस हैं. मुझे एक बार मार्क करने दो ये 6 फेसेस को. ये जो 6 फेसेस हैं, इन 6 फेसेस में 6 एरिया वेक्टर्स बने होंगे, है ना.
ये 6 फेसेस में 6 एरिया वेक्टर्स बने होंगे और वो एरिया वेक्टर्स कैसे दिखेंगे वो बनाना सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है मेरे लिए, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस इज़ अ क्यूब, दैट मीन्स इट इज़ अ 3D ऑब्जेक्ट दैट इज़ अ क्लोज्ड शेप, है ना। अब अगर ये क्लोज्ड शेप है तो इसके लिए एरिया वेक्टर्स कैसे बनेंगे, इसके लिए एरिया वेक्टर जो है वो डायरेक्टेड आउटवर्ड होंगे, है ना। तो हर एक फेस के लिए जो आउटवर्ड डायरेक्टिंग एरो होगा वही मेरे एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सही है। ध्यान से देखते हैं और समझने का ट्राई करते हैं। अगर मैं ऊपर वाले फेस का एरिया वेक्टर इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ और उसके लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस जा रही है, जो मेरा एरिया वेक्टर है टुवर्ड्स वाई एक्सिस जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं एंड देयरफॉर इसकी वजह से फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। तो टॉप फेस जो है, टॉप फेस की वजह से मेरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आने वाला है वो 0 आ रहा है, बिकॉज एंगल 90 डिग्री हो चुका है। तो कॉस थीटा एनीवेज 90 डिग्री, कॉस 90 करने से 0 मुझे मिलने वाला है, सही है क्या। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फाई टॉप, है ना, मतलब टॉप फेस के ऊपर जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो कितना है, 0 होगा, है ना। आप चाहो तो पूरा ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो, फिर थीटा की जगह आप 90 डिग्री डालोगे तो आपको पता चलेगा कॉस 90 0 होता है और इसलिए आपका फ्लक्स 0 हो जाएगा, सही है। तो बेसिकली बहुत सिंपल सी बात है कि सिंस ई ए कॉस थीटा में कॉस थीटा आता है, तो थीटा जहाँ 90 होगा वहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली 0 होने वाला है, उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो जैसा टॉप फेस के लिए हुआ, सेम टू सेम चीज़ बॉटम फेस के लिए भी होगी, है ना। अगर मैं बॉटम फेस देखूँ, बॉटम फेस भी अलॉन्ग नेगेटिव वाई डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। तो अगेन जो मेरा फाई बॉटम होगा, है ना, बॉटम सरफेस, अगेन सिंस एरिया वेक्टर इज मेकिंग 90 डिग्री का एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेरा जो बॉटम सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी 0 हो जाएगा, करेक्ट है क्या। आई होप ये चीज़ें क्लियर है। अब बात करते हैं फ्रंट साइड की, है ना। तो फ्रंट फेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा। अब देखो जो इसका फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस पे अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो वो आएगा अलॉन्ग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, है ना। तो मेरा एरिया वेक्टर आएगा अलॉन्ग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो अगेन एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग एंड जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग, इसका मतलब दोनों चीज़ें जो है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे से अगेन परपेंडिकुलर है। तो फ्रंट फेस की वजह से भी जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आने वाला है वो 0 आएगा। एंड सिमिलरली अगर मैं बैक सरफेस की भी बात करूँ, है ना, बैक सरफेस की भी अगर मैं बात करूँ तो बैक सरफेस में भी सेम चीज़ होगी। नेगेटिव जेड डायरेक्शन में मेरा एरिया वेक्टर जाएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा और इसीलिए जो बैक फेस है ना, बैक फेस के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो अभी तक जो मेरे पास ये क्यूब था, इसमें जिसमें टोटल 6 फेसेस थे, इसके 4 फेसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ चुका है, जस्ट बिकॉज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री हो चुका है, सही है। अब बचे 2 फेसेस। ये 2 फेसेस थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं फाई लेफ़्ट की, है ना। तो लेफ़्ट वाला जो फेस है इसकी बात करते हैं। लेफ़्ट वाले फेस में एरिया वेक्टर कैसा दिखेगा, एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से दिखेगा, करेक्ट है क्या। अब ये अगर मेरा एरिया वेक्टर है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया वेक्टर इज़ अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, विच इज़ नॉट 90 डिग्री फॉर श्योर, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं फाई लेफ्ट का इक्वेशन लिख सकता हूँ, विच विल बी ई ए कॉस 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर मैं बताना चाहूँ तो ई नॉट आएगा सिर्फ, है ना। ए जो है एरिया कितना आएगा, देखो साइड ए है पूरे क्यूब का, तो जो मेरा लेफ़्ट वाला फेस है उसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, है ना। तो ई नॉट ए स्क्वायर हो गया और कॉस 180 डिग्री कितना होगा, -1। तो यहाँ पे मेरा जो लेफ़्ट फेस है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, माइनस ई नॉट ए का स्क्वायर, करेक्ट है। बात करते हैं राइट साइड वाले फेस की। अब राइट साइड वाले फेस में अगेन आप देखोगे तो आपका एरिया वेक्टर टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है ना, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। तो यहाँ पर एंगल 0 डिग्री हो रहा है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ पर अगेन आई कैन राइट ई ए कॉस 0 डिग्री एंड कॉस 0 इज़ 1, तो आई कैन राइट ई नॉट ए स्क्वायर, है ना। तो जो मेरा राइट साइड के फेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना आ गया, ई नॉट ए का स्क्वायर। तो इस तरीके से पहले तो मैंने इस क्यूब के पूरे 6 फेसेस जो हैं उनके थ्रू पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया। एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि मुझे अब एंटायर क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा होगा ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं फाई टोटल अगर फाइंड आउट करने जाऊँ तो दिस विल बी फाई टॉप प्लस फाई बॉटम, है ना, प्लस फाई फ्रंट प्लस फाई बैक प्लस फाई लेफ्ट एंड प्लस फाई
राइट, है ना। तो बेसिकली पूरे के पूरे जो 6 फेसेस हैं इन सब के थ्रू जाने वाले फ्लक्स को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल फ्लक्स मिल जाएगा पासिंग थ्रू दिस एंटायर क्यूब। टॉप बॉटम फ्रंट बैक चारों के 0 है वैल्यूज़, है ना। तो मैं यहाँ पे 4 बार इन पहले चारों टर्म्स के वैल्यूज़ को तो 0 लिख ही दूँ। लेफ्ट साइड से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, इट इज़ माइनस ई नॉट ए का स्क्वायर, और राइट साइड वाले फेस के थ्रू जाने वाले फ्लक्स कितना है, ई नॉट ए का स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो मुझे टोटल फ्लक्स मिलेगा थ्रू दिस क्यूब वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0, है ना। एंड ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्यों, क्योंकि जब मैं गॉस लॉ आपको बताऊंगा वहाँ पर आपको इस चीज़ का मैं रेफरेंस दूंगा, है ना। मैं वहाँ पर आपको समझाऊंगा कि क्यों इस तरीके का अगर एक क्यूब है जिसको आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो उसके थ्रू पास होने वाला फ्लक्स 0 हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल ये फाई टोटल 0 क्यों आया, इसके कॉन्सेप्चुअल रीज़न में नहीं जाएंगे। फिलहाल हम बस ये समझेंगे कि हमने मैथमेटिकली इसको सॉल्व करके देखा, सॉल्व करके पूरे 6 फेसेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जैसे ही मैंने ऐड किया आई गॉट द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस पर्टिकुलर क्यूब एज इक्वल टू 0। सही है। सो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इसका रिजल्ट जो है फाई टोटल इक्वल टू 0 फॉर दिस काइंड ऑफ क्यूब, ये हमेशा याद रखना। क्यों, क्योंकि अगेन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया गॉस लॉ में मैं इसका रेफरेंस आपको दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में अगेन सेम टू सेम चीज़ है, बस यहाँ पे क्यूब जो है क्यूब की जगह अब सिलेंडर आ चुका है। सिलेंडर आ चुका है तो अगेन आप देखो यहाँ पे 3 तरीके के सर्फेसेस बनेंगे। पहला एक जो कर्व्ड सर्फेस है ना, आप ऊपर से देखो नीचे से देखो कहीं से भी देखो, आपका जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का ही एंगल बना रहा है ना। तो आई कैन राइट फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सर्फेस कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पे है ना। मुझे फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर निकालना है तो मुझे कर्व्ड सरफेस और इसका लेफ्ट एंड राइट सरफेस जो है इन तीनों सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स निकालना होगा और इन तीनों को ऐड करना होगा। तो कर्व्ड सरफेस से तो फॉर श्योर 0 मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन चुका है। अब व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट साइड और द लेफ्ट फेस, है ना। अब लेफ्ट फेस में देखो आपका एरिया वेक्टर टूवर्ड्स लेफ्ट जाएगा, है ना। क्यों लेफ्ट जाएगा, डेफिनेटली बिकॉज यहाँ पे जो आपका एरिया वेक्टर है इट शुड बी डायरेक्टेड आउटसाइड ऑफ द शेप। तो अगर शेप से आउटसाइड वो डायरेक्टेड है तो इट हैज़ टू बी टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, या आई कैन से टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सही है क्या। तो यहाँ पे अगर मैं फ्लक्स निकालूँ तो अगेन आई कैन राइट ई ए कॉस थीटा, यहाँ पे एंगल होने वाला है विच विल बी 180 डिग्री इन दिस केस। अच्छा ई की वैल्यू ई नॉट दे रखी है, ए की वैल्यू फिलहाल नहीं पता तो मैं ए ही यूज़ करूँगा। तो ई नॉट ए और कॉस 180 की वजह से यहाँ माइनस साइन लग जाएगा। तो लेफ्ट फेस से पास होने वाला जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट टर्न्स आउट टू बी माइनस ई नॉट ए। करेक्ट है। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं जो हमारा लास्ट सरफेस बचा है उसकी, दैट इज़ फाई राइट, है ना। तो राइट साइड वाले सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, यहाँ पे देखो अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी ई ए कॉस 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर अगेन राइट साइड वाले सरफेस में देखो तो इट इज़ अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच का एंगल डेफिनेटली 0 हो जाएगा। ई के जगह आई कैन पुट द वैल्यू एज ई नॉट, ए के जगह आई कैन राइट द वैल्यू एज ए, कॉस 0 जो 1 हो जाएगा। तो जो मेरा राइट सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट टर्न्स आउट टू बी ई नॉट इंटू ए। एंड नाउ फॉर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो कर्व्ड सरफेस का 0, लेफ्ट सरफेस का माइनस ई नॉट ए, करेक्ट, और राइट सरफेस का इट इज़ ई नॉट इंटू ए। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड अगेन आई गॉट द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर एज 0। करेक्ट है। तो पिछले सवाल नंबर 2 में भी मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आया, यहाँ पर भी मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आया। अगेन इस रिज़ल्ट को भी याद रखेंगे, इन दोनों केसेस में क्या चीज़ कॉमन थी एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स टर्निंग आउट टू बी 0, ये चीज़ हम गॉस लॉ में पढ़ देंगे। ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ वाला वीडियो ज़रूर देखना, मिस मत करना, है ना। इसके एक लेक्चर के बाद में हम गॉस लॉ स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखना। वहाँ पर इन दोनों रेफरेंसेस को लेके मैं आपको गॉस लॉ क्या होता है एग्जैक्टली वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। चलो, तो अगेन यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझ में आ गई होगी कि चाहे आप क्यूब लो चाहे आप सिलेंडर लो, दोनों ही केसेस में आपका फ्लक्स जो है वो टोटल 0 ही आ रहा है। इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड दैट मीन्स कि ये किसी और चीज़ पर डिपेंड करता होगा, वो क्या चीज़ है वो जानेंगे हम गॉस लॉ वाले वीडियो में। सही है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे क्या दे रखा है, मुझे एक स्क्वायर एरिया दिया हुआ है ना, एक स्क्वायर सरफेस है 5x5 साइड का, और उसको
ये 3D में बना हुआ है, आई होप आप लोगों को डायग्राम समझ में आ रहा होगा। उसको कुछ इस तरीके से वर्टिकली प्लेस कर दिया है ऑन एक्जेड प्लेन। और अब मुझे पूछा गया कि व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द गिवन एरिया। अब फ्लक्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो फॉर श्योर मुझे पता है फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा होता है, या आई कैन राइट कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, जिसमें से मुझे वेक्टर ई का एक्सप्रेशन दे रखा है। तो बेसिकली मेरा इंटेंशन है सिर्फ और सिर्फ मैं वेक्टर ए किसी तरीके से फाइंड आउट कर लूँ, एंड दैट वे आई विल बी एबल टू डू द डॉट प्रोडक्ट एंड गेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गिवन एरिया। सही है, बहुत सिंपल सा सवाल। लेकिन सबसे पहला अब और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो बचता है हमारे पास वो ये कि हम इस पर्टिकुलर गिवन सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे निकालें, है ना। अब एरिया वेक्टर मैं कैसे फाइंड आउट करूँ, तो इसका एक तरीका ये है कि मैं इस पर्टिकुलर स्क्वायर के कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स लूँ और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दूँ। क्रॉस प्रोडक्ट करने से मुझे एक तीसरा वेक्टर मिलेगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स एंड इवेंचुअली टू दिस सरफेस, और वही मेरा एरिया वेक्टर बन जाएगा। सही है, तो बड़ा आसान काम है कि अगर मुझे क्या करना है, मुझे इसका एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना है तो मुझे कोई दो एडजेसेंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये एक वेक्टर है ना, और ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो एक वेक्टर मैंने ले लिया अलॉन्ग दी सरफेस, जो सरफेस रखा हुआ है, और एक वेक्टर मैंने ले लिया अलॉन्ग वाई एक्सिस। इन दोनों वेक्टर्स का मैं अगर इक्वेशन लिख सकूं तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आई विल गेट द एरिया वेक्टर, और जैसे मुझे एरिया वेक्टर मिल जाएगा वैसे ही मैं डॉट प्रोडक्ट करके ई डॉट ए करके फ्लक्स को फाइंड आउट कर पाऊँगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली चीज़, अगर मैं इसको नाम ए दे दूँ और इसको बी दे दूँ तो मुझे पहले वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी इन दोनों को लिखना पड़ेगा। अब वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी कैसे लिखे जाएंगे, सबसे पहली चीज़ मुझे उसके लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, है ना। तो अब बी का कोऑर्डिनेट, बी का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, यहाँ पे मुझे सबसे पहले यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा एक्स पे, है ना। अब ये एक्स पे कितना पार्ट कवर हुआ है, तो यहाँ पे देखो इसका ये 5 जो है, 5 का cos 37 वाला कॉम्पोनेंट इसका एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा। सही है क्या, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 5 cos 37 डिग्री। 5 cos 37 कितना होगा, cos 37 इज़ 4/5, करेक्ट। कैसे आया सर, वो ऐसे आया कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऐसे केसेस में आपको एक ट्रायंगल याद रखना है कि जब 37 डिग्री का एंगल हो तो इसके सामने वाला साइड 3 होगा, एडजेसेंट वाला 4 होगा, और जो इसका हाइपोटेनस है वो 5 होगा, है ना। पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में अगर आप देखो तो छोटा एंगल है अगर 37 डिग्री का तो उसके सामने वाला साइड 3 होगा, अगर वही एंगल 53 हो जाएगा तो उसके सामने वाला साइड 4 होगा, है ना। फिर जो भी बचा हुआ साइड है वो आप दूसरे वाले साइड को नंबर कर दो और फिर आपका हाइपोटेनस फॉर श्योर हर बार 5 ही होगा, करेक्ट। चलो, तो यहाँ से मुझे वैल्यू क्या मिल गई 4, तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट बन गया 4। वाई कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो सिंस दिस पॉइंट बी पॉइंट इज़ ऑलरेडी लाइंग ऑन एक्जेड प्लेन तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा फॉर श्योर। अब इसका जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका जेड कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 5 sin 37 डिग्री, करेक्ट है क्या, है ना। तो यहाँ पे sin 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5 विच इज़ नथिंग बट 3, तो यहाँ पे मेरा जो z कोऑर्डिनेट है वो बन जाएगा 3। तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने b जो पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए विच इज़ 4, 0, 3। उसी तरीके से अब मैं a के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेता हूँ। a के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, x पे 0 है, z पे भी 0 है ना, सॉरी x 0 है, z पे भी 0 है, y पे कुछ और है, y पे क्या है, ध्यान से देखना इस बात को, x पे 0, y पे कितना है, अब ये अगर इसका साइड 5 है तो ये y पे भी 5 होगा, है ना, और z पे 0 है। तो a का कोऑर्डिनेट मिल गया 0,5,0 और b का कोऑर्डिनेट मिल गया 4,0,3, करेक्ट है। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं लिखूँगा वेक्टर ओ बी। वेक्टर ओ बी कितना लिखा जाएगा, सिंस मैं ओरिजिन से बी पॉइंट पे जा रहा हूँ तो इसका वेक्टर लिखना बड़ा आसान, मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हीं को मैं आई जे के कैप के साथ लिख दूंगा, तो आई गेट 4i + 3k, ठीक है। तो ये मेरा वेक्टर ओ बी बन गया। उसी तरीके से अगर मैं वेक्टर ओ ए की बात करूँ तो अगेन ओ ए वेक्टर भी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो डायरेक्टली ये इसको एक एज अ पोजीशन वेक्टर में कंसिडर कर सकता हूँ और ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसी को मैं डायरेक्टली 5j कैप लिख के इसके वेक्टर को लिख सकता हूँ, करेक्ट है। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो मुझे एरिया वेक्टर कैसे मिलेगा, एरिया वेक्टर विल बी इक्वल टू 4i + 3k क्रॉस 5j, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करें, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे सिंस छोटा सा नंबर है इसलिए मैं डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ। अगर बड़ा कोई होता, अगर बड़े बड़े वेक्टर्स होते तो आपका वो जो डिटरमिनेंट वाला मेथड मैंने आपको बताया था आप वो सॉल्व करते हैं ना, उस तरीके से फाइंड आउट करते। चलो 5 4 से हो जाएगा 20, i क्रॉस j हो जाएगा कितना k, करेक्ट है। i क्रॉस j क्या होता है ना, ये वाला याद होगा अगर आप लोगों को कि i से अगर आप j पे जाओगे तो आपको k मिलेगा, है ना,
वहीं पे अभी इस तरीके का सर्कल चलते रहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, कोई भी डायरेक्शन चेंज होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आई क्रॉस जे के मिल गया प्लस 5 3 से 15 हो जाएगा। के क्रॉस जे कितना होगा बताओ, के क्रॉस जे अब उल्टा जाना पड़ रहा है तो यहाँ पे माइनस आई मिलेगा मुझे, माइनस आई कैप, तो मेरा फाइनल आंसर कितना हो गया -15i प्लस 20 के, ठीक है। तो ये मेरा एरिया वेक्टर बन गया। आई होप चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अब मैं क्या करूँगा, ये नीचे का जो ट्राइंगल है इसको उड़ा दूंगा और अब मैं सिर्फ फाई की जो मेरी फाइनल आंसर वैल्यू है वो फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो मेरा फाई विल बी इक्वल टू ई डॉट ए विच इज़ नथिंग बट 2i माइनस 3j प्लस 5k, है ना, ये एक वेक्टर हो गया, डॉट आपका ए वेक्टर कितना है, एरिया वेक्टर -15i प्लस 20k, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, आई को आई से मल्टीप्लाई करने से 15 × 2 जो है वो 30 हो जाएगा, तो आई विल गेट -30। जे को जे से, जे का कोई कंपोनेंट ही नहीं है सेकेंड इसमें, तो 0 हो जाएगा। के जो है वो के से मल्टीप्लाई होगा, 20 × 5 जो है वो 100 हो जाएगा, तो 100 - 30 करने से आई विल गेट 70 एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ माई फाई। तो मेरी फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70, करेक्ट। तो इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया थ्रू द गिवन एरिया। इसका अगर आप यूनिट फाइंड आउट करना चाहो तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है इसका यूनिट कितना होगा। फाई के लिए देखो ई ए होता है, ई इंटू ए, ई इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम, एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में आएगा, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में, ठीक है। तो 70 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, सही है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसमें ट्रिकी पार्ट सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप किस तरीके से इस एरिया वेक्टर को फाइंड आउट करोगे। अगर आपने एरिया वेक्टर एक बार फाइंड आउट कर लिया उसके बाद ये पूरा सवाल आप लोगों के लिए बहुत आसान बन जाएगा, सही है। और आगे चलते हैं हमारे आखिरी सवाल ऑफ दिस वीडियो पे, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं फ्लक्स थ्रू द एंटायर क्यूब। अगेन मुझे फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ ईच फेस के थ्रू भी फाइंड आउट करना है। अगेन ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा सिमिलर दिख रहा होगा, लेकिन इसमें बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि क्यूब को ओरिजिन पे रखने की बजाय ए डिस्टेंस सरका के रख दिया है। साथ ही साथ एक और छोटा सा पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, E0 × x आई कैप है, विच मीन्स कि जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो रही है। मतलब दिस इज़ द केस ऑफ अ क्यूब केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। लेकिन स्टिल मुझे फाई निकालना है, तो फाई निकालने में तो मुझे कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगेन फार्मूला तो एक ही लगेगा, है ना। 6 फेजेस हैं। अगेन जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में जब हमने ऐसे ही सॉल्व किया था कि मेरा जो टॉप सरफेस होगा, मेरा जो बॉटम सरफेस होगा, मेरा जो फ्रंट सरफेस होगा और मेरा जो बैक सरफेस होगा, है ना, ये सभी फेसेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ज़ीरो आने वाले हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। ऊपर वाला डायरेक्शन हो, नीचे वाला डायरेक्शन हो, फ्रंट वाला डायरेक्शन हो या बैक वाला डायरेक्शन हो, चारों ही फेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं और इसीलिए इन चारों फेसेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है विच इज़ फाई वो ज़ीरो हो जाएगा, सही है। तो बात बचती है सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट फेस और राइट फेस की। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस की, है ना। तो लेफ्ट फेस में एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से जाएगा, आई कैन राइट ई ए कॉस 180 डिग्री, करेक्ट, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ई के जगह आप देखना कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेफ्ट सरफेस। अब लेफ्ट सरफेस जो है वो मेरे ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे है, जो डिस्टेंस मेरा ए है ना। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखूँगा, E0 × x, एक्स की जगह आ जाएगा ए, करेक्ट। एरिया कितना है इस सरफेस का, एरिया जो है लेफ्ट सरफेस का वो है ए स्क्वायर, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, है ना। तो आई विल गेट -E0 a का क्यूब एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम लेफ्ट सरफेस, करेक्ट है, क्लियर है यहाँ तक। और अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस की। तो राइट सरफेस में अगेन आप देखो तो आपको मिलेगा EA, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो आई कैन राइट EA कॉस 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ए डिस्टेंस और उसके बाद खुद क्यूब का ए डिस्टेंस, है ना। तो जो राइट सरफेस है दैट इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 2a फ्रॉम द ओरिजिन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी E × 2a, करेक्ट है। और फिर उसके बाद एरिया जो है दैट विल बी ए का स्क्वायर, कॉस 0 चाहे वो तो 1 हो जाएगा। तो आई विल गेट फ्लक्स थ्रू द राइट सरफेस इज इक्वल्स टू 2E क्यूब, करेक्ट। तो ये मुझे वैल्यू मिल गई। और जैसे अब मैं टोटल फ्लक्स निकालने की बात करूँगा तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, पहले 4 फेजेस के वजह से एनीवे 0 है, देन आई विल गेट -E0 a का क्यूब प्लस 2E0
ए क्यूब, है ना। यहाँ पे ई नॉट आना चाहिए क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट से रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पे, है ना, ई नॉट इंटू एक्स से। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ई नॉट ए क्यूब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 2 ई नॉट ए क्यूब से, तो आई स्टिल हैव ई नॉट ए क्यूब, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गिवन क्यूब, सही है। अब यहाँ पर और पिछले जब हमने क्यूब वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि वहाँ पर सिंस मैंने इसको ओरिजिन पे रखा था और साथ ही साथ मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी, इस वजह से इसके थ्रू पासिंग जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा था वो 0 आ रहा था। लेकिन हाउएवर अब मैंने इस केस में क्या किया, मैंने क्यूब को थोड़ा सा राइट साइड में सरका दिया और साथ ही साथ जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, और इस केस में अब मुझे टोटल फ्लक्स 0 नहीं मिल रहा, एक नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल रही है विच इज़ नथिंग बट ई नॉट इंटू ए क्यूब, सही है। अब ये फाई की वैल्यू ऐसी क्यों आई, कैसे आई, ये सारी चीज़ें, इसके पीछे के सारे लॉजिक, सारे रीजंस हम पढ़ेंगे गॉस लॉ वाली वीडियो में, जो कि आएगा इसके एक लेक्चर बाद, है ना। सो बने रहना इस सीरीज़ में, गॉस लॉ आते तक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही है आगे। आई होप आज की वीडियो में डिस्कस की गई पांचों चीज़ें, पांचों सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, सो दैट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।